कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुका है और ज़ॉम्बी वायरस यहाँ के हर एक इंसान में फैल चुका है। लोगों ने एक दूसरे को मारने खाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसी शहर में फ्रांसीसी नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें फ्रांसीसी, उसकी वाइफ एरिस और उसके दो बेटे हैं। और किसी न किसी तरह वो लोग इस वायरस से बच चुके हैं और ये फैमिली वायरस से बचने के लिए अपने गांव जाना चाहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज़ गांव पर असर नहीं कर पाए होंगे और गांव बहुत सेफ होगा। इसलिए उन्होंने गांव में जाने के लिए शहर से रवाना हो गए। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी ज़ॉम्बीज़ ने अपना वायरल फैला रखा था। खैर, ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव में फ्रांसीसी के मॉम और डैड रहते थे। फ्रांसीसी जैसे ही अपने घर में घुसता है तो वह सबसे पहले अपने डैड के रूम में जाता है। डैड के रूम में जाते ही उसने देखा डैड गन के साथ मरे हुए पड़े थे। इसका मतलब साफ था कि डैड ने खुद को मार दिया, क्योंकि उन्हें भी एक जॉम्बी ने काट लिया था और वो खुद जॉम्बी बन पाते इससे पहले उन्होंने खुद को मार लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जॉम्बी बन के किसी और को मार डालें। और इसीलिए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाकर खुद को शूट कर लिया और अपने आप को मार डाला। अपने डैड की हालत देखकर फ्रांसिस काफ़ी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और उसने अपने डैड के हाथ से वो गन ले ली, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पर एक हथियार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी उसके सामने उससे उसकी माँ नज़र आती है, जो एक अजीब तरीके से खड़ी थी। इसका मतलब समझ गए, वो जॉम्बी बन चुकी थी। उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। जो माँ अपने बेटे को काटने के लिए दौड़ पड़ती है। वो कुछ देर पहले सोचता है कि वह क्या करे, उसके समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर वह अपने हाथ की गन उठाता है और अपनी माँ पर ही फायर कर देता है। लेकिन ये सब करने के बाद वह अपनी मॉम डैड की बॉडी को दफना देता है, ताकि उसको थोड़ा सा सुकून महसूस हो। इसके बाद वह अपनी फैमिली को जाकर बताता है कि अब उसकी फैमिली यहीं पर रहेगी, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और साथ ही उन्हें यहाँ पे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह मिल चुकी है। फ्रांसिस की बीवी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि वह काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि उसकी बीवी उससे अच्छे से बात ही नहीं कर रही थी। खैर, एरिस और फ्रांसिस अब यहाँ रुकने का डिसाइड कर चुके थे। अब वे एक स्टोर रूम में जाते हैं ताकि वहाँ से कोई ज़रूरत का सामान ला सके। और जैसे ही वे स्टोर रूम में खोलते हैं, वहाँ पर एक अजीब सा मंजर उनके सामने आता है, जिसमें वो देखते हैं कि मॉम के साथ रहने वाला केयर टेकर, उसकी बॉडी लटकी हुई होती है। ये सब देखकर फ्रांसिस बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने बड़े बेटे से कहता है कि उसके पास में चाबी है, उस चाबी को निकाल के लाओ, ताकि वे अपनी ज़रूरत का सामान ले सके। उसका बड़ा बेटा बहुत ही डरपोक किस्म का होता है और वह एक बार को मना कर देता है, लेकिन अरिस उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे डरोगे, तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन होगी, इसलिए जाओ और उस चाबी को लेके आओ। इसके बाद उसका बेटा हिम्मत करता है और जाकर और चाबी जैसे ही खींचता है, वो डेड बॉडी उसके ऊपर गिर पड़ती है। 2 मिनट के लिए तो उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन वह फौरन उठता है और फिर उसके ऊपर खून भी लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जॉम्बी बनने वाला है। खैर, वो अपने मुंह को धुलता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम इतने से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह इतना डरा हुआ है कि तुमने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको ऐसा लगता है कि वह अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वह अपने छोटे बेटे को हमेशा प्यार से बुलाता है और वहीं बड़े बेटे को हमेशा डांटता रहता है। खैर, क्या सच है क्या नहीं, ये तो हमें आगे कहानी में पता ही चल जाएगा। अब शाम को सब काम खत्म करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग अपने बेसमेंट में आते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद फ्रांसिस की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती और उसे पसीना आने लगता है। उसे एंजाइटी अटैक हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बेसमेंट में आने के बाद उसको अपना बचपन याद आ जाता है। उसको बचपन में उसके डैड उसको बहुत ही मारा करते थे और उसकी छोटी सी गलती पर उसे सारा दिन बेसमेंट में बंद किया करते थे, जिसके बाद उसे इतना कुछ याद आ रहा था कि उसे सच में एंजाइटी और पैनिक अटैक होने लग गए। फ्रांसिस की ऐसी कंडीशन देखकर एरिस उसे समझाती है और उसका ख्याल रखती है और उससे कहती है कि वह समय गुजर चुका है। और इसके बाद अब वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो एरिस का बड़ा बेटा उनसे कहता है कि आपने एक दोस्त से बात की हुई थी और उसके दोस्त ने ऐसा बताया था कि माउंटेन के पास एक कैंप है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और उसका दोस्त और उसकी फैमिली भी वहीं पर चली गई है, क्योंकि वह जगह जॉम्बी से सेफ है और वहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। फ्रांसिस सुनकर उससे कहता है कि वहाँ पर नहीं जाना और वह कहता है कि वहाँ पर हमें ढंग से खाना भी नहीं मिलेगा।
और रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। हमारे पास पूरा घर है, खाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। हम यहाँ पर जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। एरिश को उसकी ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन वह उस समय चुप हो जाती है और फिर वे लोग रात में सो जाते हैं। सोते समय एक बार फ्रांसिस को अपने बचपन का डरावना सपना आने लगता है। वह एकदम से उठ जाता है। एरिस उसे एक बार फिर से समझाती है। ये सब कुछ देखते हुए फ्रांसिस ये सब डिसाइड करता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे ऐसे सपने ही आते रहेंगे और चैन से सांस भी नहीं ले पाएगा। इसके बाद वे लोग बैंड को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं और उस कैंप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे गांव से बाहर निकलते हैं, उन्हें सारा रास्ता बंद दिखाई देता है और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खराब नजर आती हैं। और जैसे ही वे उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो साइड में एक बहुत ही डरावनी शक्ल जैसे जॉम्बी आ जाता है। फ्रांसिस ये सब देख रहा होता है और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, परंतु गाड़ी से बाहर निकलता है और जॉम्बी को मार देता है। लेकिन जैसे ही वे लोग उस जॉम्बी को शूट करते हैं तो गन की आवाज़ सुनकर बहुत सारे जॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं। वे सभी लोग अपने आप को गाड़ी के अंदर छुपा लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। लेकिन फ्रांसिस की गाड़ी इन सब में ख़राब हो जाती है और उन्हें पैदल ही गाँव जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से डरते डरते वे किसी न किसी तरह घर पहुँच जाते हैं और फ्रांसिस नेक्स्ट डे जाकर गाड़ी ठीक करवा लाता है। लेकिन वह अपनी फैमिली को ये बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि वह यहीं पर रहना चाहता है और वह नहीं चाहता कि वह लोग कहीं और मूव करें। और अगले दिन का सीन है, हम देखते हैं कि फ्रांसिस के दोनों बेटे और उनके डैड की बचपन की फ़ोटो देख रहे थे। एक एल्बम उनके हाथ लग जाती है, जिसमें एल्बम में फ्रांसिस के साथ उसका भाई भी था। फ्रांसिस अपने भाई के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। वहीं पर छोटा बेटा एक चीज़ नोटिस करता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि तुमने एक चीज़ नोटिस की कि तुम्हारी शक्ल डैड के भाई से मिलती है और मेरी शक्ल डैड से मिलती है। जिस पर उसका भाई ये चीज़ नोटिस कर लेता है और वह समझ जाता है कि मामला क्या है। वह अपने डैड का भाई का बेटा है, जबकि छोटा बेटा अपने डैड का खुद का बेटा। इसलिए दोनों बच्चों में इतना डिफरेंस किया जाता है। आगे की स्टोरी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट, देन आई विल अपलोड अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो।